सीधी रेखा में गति समझना तो ठीक है, पर असल दुनिया में चीजें अक्सर मुड़ती हैं, घूमती हैं या फेंकी जाती हैं। इनका हिसाब कैसे रखें? आज हम भौतिकी के अध्याय 3 समतल में गति के कुछ मुख्य विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि वैज्ञानिक द्विविमीय गति का विश्लेषण कैसे करते हैं और इसमें सदिश यानी वेक्टर्स की क्या भूमिका है। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत होती है अदिश यानी स्केलर और सदिश यानी वेक्टर के फर्क को समझने से। देखिए, अदिश में सिर्फ कितना होता है परिमाण, जैसे दूरी। सदिश में कितना और किस तरफ मतलब परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे विस्थापन। दिशा यहाँ सब कुछ बदल देती है सही में। हाँ, जैसे कि मान लीजिए द्रव्यमान या तापमान, बस मात्रा बता दी, हो गया। लेकिन अगर बताना हो कि कोई चीज कहाँ गई, मतलब विस्थापन, या कितनी तेजी से किस तरफ जा रही है, जो वेग हुआ, बिल्कुल, तो वहाँ दिशा जरूरी है। और इन सदिशों को हम दिखाते कैसे हैं? या तो तीर से या फिर मोटे अक्षरों से, मतलब बोल्ड लेटर्स में। एक होता है स्थिति सदिश, वो बताता है मूल बिंदु से वस्तु कहाँ है। और दूसरा है विस्थापन सदिश, वस्तु अपनी शुरुआती जगह से आखिरी जगह तक सीधी रेखा में कितना और किस दिशा में हटी। और कमाल की बात आपने बताई कि विस्थापन सिर्फ शुरुआती और आखिरी बिंदु पर निर्भर करता है, रास्ते पर नहीं। मतलब चाहे घूम फिर कर कहीं पहुंचे, विस्थापन तो वो सीधी लकीर ही रहेगा। एग्जैक्टली, रास्ते से कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो फिर इन सदिशों को जोड़ना भी आम नंबरों को जोड़ने जैसा नहीं होगा, क्योंकि दिशा का चक्कर है। सही पकड़ा, बिल्कुल नहीं। दिशा मायने रखती है, इसीलिए हमारे पास वो ग्राफी तरीके हैं, जैसे त्रिभुज नियम या शीर्ष व पुच्छ विधि भी कहते हैं उसे, और समांतर चतुर्भुज नियम। ये तरीके दिशाओं को ध्यान में रखकर सदिशों को जोड़ना सिखाते हैं। पर क्या इनमें भी वैसे ही गुण होते हैं जैसे आम जोड़ में होते हैं, मतलब क्रम विनिमयता वगैरह? हाँ, बिल्कुल। सदिश योग भी क्रम विनिमय होता है, मतलब a + b = b + a, और साहचर्य भी a + b + c = a + b + c। ये गुण हिसाब किताब को थोड़ा व्यवस्थित रखते हैं। एक शून्य सदिश भी होता है, जीरो वेक्टर, जिसका परिमाण 0 है। और घटाना, वो तो बस ऋणात्मक सदिश को जोड़ना है, ab मतलब a ± b। लेकिन ये ग्राफ बनाना हमेशा आसान नहीं होता होगा, खासकर अगर कई सारे वेक्टर्स हों। क्या कोई और ज्यादा गणितीय तरीका है? बिल्कुल, और वही ज्यादा कारगर भी है असल में, विश्लेषणात्मक विधि, कंपोनेंट मेथड जिसे कहते हैं। इसमें हम सदिश को उसके समकोणिक घटकों में तोड़ देते हैं, कंपोनेंट्स में। मान लीजिए एक सदिश a है, तो x दिशा में उसका घटक ax और y दिशा में ay। इन्हें हम एकांक सदिशों मतलब यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करके दिखाते हैं, x दिशा में i कैप और y दिशा में j कैप। तो a = axi + ayj। अच्छा, तो इसका फायदा क्या हुआ, मतलब घटकों में तोड़ने का? फायदा ये कि अब दो सदिशों को जोड़ना बहुत आसान हो गया। समझिए बच्चों का खेल, बस x घटकों को एक साथ जोड़ दो, rx = ax + bx, और y घटकों को एक साथ, ry = ay + by। हो गया, जटिल 2D जोड़ घटाओ अब दो सरल 1D हिसाब बन गए। जैसे वो बारिश और छाते वाला उदाहरण है ना, एग्जाम्पल 3.1। हवा का वेग, बारिश का वेग, उनके घटकों को जोड़ो तो फट से पता चल जाता है कि छाता किस कोण पर रखना है ताकि भीगे नहीं। हाँ, समझ गया। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और यही तरीका फिर समतल में गति के विश्लेषण में भी काम आता होगा, वेग और त्वरण के लिए? एकदम। वेग v = dr dt एक सदिश है। ये हमेशा पथ की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट के अनुदिश होता है, बताता है कि वस्तु उस पल किस दिशा में जा रही है। और त्वरण a = dv dt भी सदिश है, ये बताता है कि वेग कैसे बदल रहा है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड बदले या दिशा या दोनों। और यहाँ सबसे बड़ा आइडिया क्या है, मतलब 2D गति को समझने का सबसे जरूरी फंडा? सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि समतल 2D में गति को हम दो अलग अलग, एक दूसरे से स्वतंत्र, एक विमीय 1D गतियों का मिश्रण मान सकते हैं। एक क्षैतिज x दिशा और एक ऊर्ध्वाधर y दिशा। ये विश्लेषण को बेहद आसान बना देता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, वो सिर्फ y दिशा की गति को प्रभावित करता है ना, x दिशा की गति पर उसका कोई असर नहीं होता अगर हम हवा के प्रतिरोध को नजरअंदाज करें तो। अच्छा, तो क्या प्रक्षेपीय गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे हवा में फेंकी गई गेंद, वो इसी का उदाहरण है?
बिल्कुल, एकदम सही। गेंद की क्षैतिज गति x दिशा लगभग स्थिर वेग से होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति y दिशा गुरुत्वाकर्षण -g के कारण लगातार बदलती रहती है। इन दोनों स्वतंत्र गतियों का नतीजा एक परवलयाकार पथ मतलब पैराबोलिक पाथ गैलीलियो ने ही सबसे पहले इसे ठीक से समझा था, और हम इससे अधिकतम ऊंचाई, कितनी देर हवा में रही उड़ान का समय और कितनी दूर जाकर गिरेगी क्षैतिज परास, ये सब निकाल सकते हैं। और हाँ, एक मजे की बात, अधिकतम परास के लिए 45 डिग्री का कोण सबसे अच्छा होता है। R = V0² G। ये तो हुई परवलयिक गति। लेकिन अगर कोई चीज गोल घूम रही हो, जैसे मोड़ पर गाड़ी या झूले पर कोई बच्चा, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां तो चाल मतलब स्पीड एक समान रहती है। अच्छा सवाल है। चाल भले ही स्थिर हो, पर हर पल दिशा बदल रही है, वस्तु लगातार मुड़ रही है। और अगर वेग वेलोसिटी की दिशा बदल रही है, तो इसका मतलब त्वरण तो है, भले ही स्पीड न बदले। हाँ, भले ही स्पीड ना बदले। इस त्वरण को अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, और इसका मान होता है AC = V²R, जहां V चाल है और R वृत्त की त्रिज्या। इसे हम कोणीय चाल ओमेगा यानी प्रति सेकंड कितना कोण घुमा गया उसके रूप में भी लिख सकते हैं। AC = ω²R, क्योंकि V = ω/R होता है। तो कुल मिलाकर ये सदिश और उनके घटक ये वाकई में बड़े काम की चीज हैं। इनसे हम सीधी रेखा से लेकर टेढ़े मेढ़े रास्तों जैसे परवलय और वृत्त तक हर तरह की गति को समझ सकते हैं। जो चीजें जटिल दिखती हैं वो असल में इन सरल हिस्सों का जोड़ है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। ये कितना दिलचस्प है ना कि एक ही बाहरी प्रभाव जैसे गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु को कितने अलग अलग रास्ते दिखा सकता है। वो सीधे नीचे भी गिर सकती है या हवा में एक सुंदर सा परवलय भी बना सकती है। ये सब सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उसे शुरुआत में किस वेग से फेंका था। एक ही नियम, कितने अलग अलग नतीजे, है ना सोचने वाली बात।